अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही बड़ी अहम खबरें और उनका सही तज्जिया, क्योंकि मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल को लेकर आपको हर जगह 90% तक मगालता आराई देखने को मिल रही है और किसी भी सही खबर का सही नुक्ता शायद ऑडियंस तक पहुँच ही नहीं पा रहा। तो दोस्तों अब इस वक्त तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर बुनियादी वजूहात क्या बन के सामने आई हैं और 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्या चीज़ें फाइनलाइज हो जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट पहले से ही कर दिया है। ये रिएक्शन कितना रिलायबल रहेगा और अब कमोडिटी स्पेस के क्या असरात रहेंगे, क्योंकि करेक्शन दोस्तों मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे अक्सर औकात सीधा सीधा यहाँ पर क्रैश के साथ जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान ने, मैं कहूँगा कि ग्रेट पाकिस्तान ने एक मरतबा बहुत बड़ा किरदार अदा किया एक ऐसे मुश्किल तरीन वक्त में जहाँ पर वक्त और जो डेडलाइन थी वो बिल्कुल ख़त्म होने के धाने पे थी, एज पे थी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक बेटरमेंट देखने को मिल रही है। सीज़ फायर दोनों कंट्रीज़ की तरफ से हुआ है दोस्तों, ठीक है, और ये 2 हफ्ते का है। अब इस 2 हफ्ते में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्क किया जाएगा। मैंने जैसे कि मिडनाइट की वीडियो में ऑडियंस को बता दिया था कि 10 नुकाती एजेंडा जो कल दोपहर को शेयर कर दिया गया था उसका रिस्पॉन्स मिडनाइट में आया और मिडनाइट में उसके रिस्पॉन्स में ये पता चला कि जी जेडी विंस का कहना है कि इट्स बेटर देन बिफोर, यानी कि पहले की जो ऑप्शंस थी उससे ये कुछ बेहतर है। अब इस कुछ के अंदर बड़ा कुछ फाइनल होने वाला है और जाहिरी बात है ये चीज़ें एक तरफ से सेलिब्रेशन का रुख भी इख्तियार कर गई हैं दुनिया में किसी हद तक। यहाँ पर 2 हफ्ते 14 दिनों के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पर निगोशिएट की बातें होना शुरू हो गई हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसे में सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है क्रिप्टो मार्केट में, साथ साथ कमोडिटीज़ में। लेकिन यहाँ पर सवाल जन्म लेते हैं कि क्या ये सीज़ फायर अपने अख्ताम पे सही तरीके से जा कर के वर्क कर सकेगा, क्योंकि इस दरमियान डाटास भी आने हैं और डाटा क्या आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों मैं ऑनेस्टली यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि वाकई ही डाटास का कोई किरदार रहने वाला दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जब सारी चीज़ें अब एक ट्वीट के साथ जाके जुड़ गई हैं, एक खबर के साथ, और वो भी खबर भी हो तो बिल्कुल वेरीफाई करने के बाद, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि अब जो अगली मीटिंग है उसका इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों ये अगली मीटिंग कब है? इस मीटिंग से पहले पहले दोस्तों कुछ चीज़ें तय हुई हैं, वो भी आप तक पहुंचनी बड़ी ज़रूरी हैं। ये रियलिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और पूरी तरह इनको वेरीफाई किया गया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 हफ्ते के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है उसे खोल दिया गया है पूरी तरह से, और साथ ईरान का कहना है कि वो तहफ़्फ़ुज़ भी देगा, ठीक है जी, और ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन इस दरमियान अगर कोई और चीज़ खुल के सामने आती है तो उसे तेज़ी से यहाँ पर दोस्तों वॉच करने की ज़रूरत है कि अगर कोई यहाँ पे कोई ऐसी कोई हरकत की जाती है जो समझ से बाहर है, जो इस मुआहदे को तोड़ती है, तो इसके ऊपर पूरा समझ लें कि वर्क करने की ज़रूरत रहेगी। लिहाजा 14 दिन के लिए ये चीज़ें कंडीशनली नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑयल प्राइसेस जो हैं अचानक से कम हो गए हैं, क्योंकि अभी मैं आपके साथ ऑयल प्राइसेस भी शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों उससे भी पहले ये ज़रूरी है कि हम जान लें कि इस सीज़ फायर का जो अगला राउंड है वो इस्लामाबाद में फ़िलहाल तय होने जा रहा है। ऐसी बातें बिल्कुल ऑथेंटिक ज़रिए से पता चल रही हैं, जिसमें पहले ईरान ने हिस्सा नहीं लिया था, अब वो यहाँ पर अपना हिस्सा ले रहा है। अगले 2 दिन यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अहम है, क्योंकि इन 14 दिनों में अब इन चीज़ों ने अपने अख्ताम पर पहुँचना है, ठीक है। और इस अख्ताम से पहले पहले जो कंट्रीज़ में हिस्सा लेंगे यकीनन वो अपना अपना भी यहाँ पर जो मशवरा है वो पेश करेंगे, और इस मशवरे के ऊपर वर्क होना भी ज़रूरी है। या ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर पहले से ही बता दूं कि जहन में रख लीजिएगा कि 8 अप्रैल का ये सीज़ फायर कंसीडर किया जा रहा है। इसकी एक्सपायरी डेट, इसमें अगर आप 14 दिन ऐड कर दें तो 22 अप्रैल इसकी आखिरी डेट होगी। इससे पहले पहले इस चीज़ को अपने अख्ताम पर पहुंचना होगा। अख्ताम से पहले अगर कोई अल्लाह ना करे मिसाल के तौर पे नेगेटिव चीज़ सामने आती है तो इस बलून में, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इसमें फिर से हवा भरना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों एक चीज़ और मैंने आपके साथ शेयर की थी कि हम
इस दरमियान हर सूरत जो मार्केट की हालात हैं उन पे, ख़बरों पे और क्रूड ऑयल के प्राइस पे ज़रूर नज़र रखेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ होगी जो पहला सिग्नल बन के सामने आएगी। आई होप कि आपने मेरी की वीडियो पूरी तरह देखी होगी। अब ज़रा तज्जिया इसके साथ मैच कर लेते हैं। मिडनाइट में दोस्तों WTI 115 और 116 पे पहुंच चुका था। उसके अकॉर्डिंग जो फौरी तौर पे मार्केट में ये खबर आई तो दोस्तों $22 WTI क्रूड के प्राइस में कमी हुई और ब्रेंट के प्राइस में कुल मिलाकर के तकरीबन आप कह सकते हैं कि $19 की ये बड़ी कमी कंसीडर की जाती है। और इसका तजिया भी मैं पहले से ही शेयर कर चुका था, इतवार वाले दिन भी और सैटरडे को भी। आई डोंट नो कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा कि नहीं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि WTI जो डिप लेकर के आया है वो 92 का है और अब इसमें थोड़ी सी रिवर्सल पोजीशन आई है। याद रहे कि WTI का अंडर द 90 रहना बड़ा ज़रूरी है और ब्रेंट का अंडर द 85। ये वो चीज़ें होंगी जो हमें एक मैसेज देती रहेंगी साथ साथ कि जी मार्केटों ने जो सीज़ फायर को किस हद तक यहाँ पे कबूल किया है और ये हेल्दी वे में आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि पहले भी अपडेट किया गया था कि कोई भी कमोडिटी अचानक से मार्केट का स्केल बन जाती है। इससे पहले आपने देखा कि BTC था, इस वक्त BTC का कोई दारोमदार ही नहीं है इन चीज़ों के साथ मिला जुला। फिर अचानक कमोडिटी में गोल्ड बना और इस वक्त कमोडिटी में WTI क्रूड को जिस तरह भी करके सही लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा पजीराई हासिल हो चुकी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और कैपिटलाइजेशन में एक आउटस्टैंडिंग इजाफा 2.55 से यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा लिया है द करेक्शन और डोमिनेंस तेज़ी से 57 तक पहुँच चुका है। 0.2% की कमी यानी कि 0.20% की ये एक मार्केट की रोज़मर्रा वर्किंग का हिस्सा है। BTC यहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट हुआ है 72,772 से और अब ये मुसलसल जो कि है अपनी स्ट्रगल कर रहा है एक नई सपोर्ट बनाने में। और अगर हम यहाँ पर इथीरियम को देखें दोस्तों तो इथीरियम ने भी 2273 से रिजेक्शन ली है। ये इतनी बड़ी कोई रिजेक्शन नहीं है, या यूँ समझ लें कि करेक्शन है और अब सारा कुछ डिपेंड करता है इनकी फ्रेश सपोर्ट के ऊपर। तो आगाज़ कर लेते हैं XRP से। XRP ने यहाँ पर दोस्तों अपनी पुरानी सपोर्ट को प्रॉपरली यूज़ किया है 1.27 से 1.29, जिसकी होल्डिंग के बाद XRP किसी किस्म का कोई नया मुजाहरा कर नहीं पा रहा था। तो अभी भी ये अपनी सेफ जोन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, यानी कि 1.45। यकीनन अभी इसे रिजेक्शन का सामना रहेगा। यहाँ पर स्ट्रगलिंग एरिया अपर लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। याद रहे कि स्ट्रगलिंग एरिया को हिस्ट्री के साथ ज़रूर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे 1.30 को इसकी यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये पुरानी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस में 1.35 का लो आना एक नॉर्मल सी बात रहेगी। BNB कुछ खास यहाँ पर दोस्तों क्रिएट नहीं कर पाया। 600 को ये पहले से ही बचाने में लगा हुआ था। मिडनाइट पे हम ऑलरेडी 598 और 597 पे स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ पर सपोर्ट ज़रूरी थी। लिहाजा उस सपोर्ट ने और हमारे एनालिसिस के मुताबिक 610 से 613 का रेजिस्टेंस लेवल तो हमने देखा ही, ये एक रूटीन थी और नया हाई आया है 624 का, जिससे पूरी तरह BNB यहाँ पर हो गया है रिजेक्ट। तो दोस्तों BNB नीड अ सपोर्ट ऑन 610। ये पुराना पैटर्न है। 610 पे अगर इसे सपोर्ट नहीं मिलती तो इसके लिए दोबारा से 605 यहाँ पर इसका वेट कर रहा है। करंट सिचुएशन ने सोलाना को यहाँ पर दोस्तों 81.90 और 81.50 की रेजिस्टेंस तो दी ही दी है। 87.05 का एक नया हाई भी देखने को मिला, लेकिन अगर हम इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा भी एतबार की नज़र से देखें तो बनता तो ये था कि सोलाना 85.50 पे अपनी सपोर्ट बनाता, लेकिन वो सपोर्ट टूट चुकी है। तो ऐन मुमकिन है दोस्तों हम दोबारा से 82.90 और 86.10 के करीब इसकी यहाँ पर स्लॉट देखेंगे। चेन लिंक जिसे यहाँ पे दोस्तों 8.41 से 8.48 की सपोर्ट हासिल थी, जो यूटिलाइज भी हो चुकी थी। फाइनली यहाँ पर चेन लिंक ने किया है सबको सरप्राइज। 9.41 से चेन लिंक की एक रेजिस्टेंस यहाँ पर रिजेक्ट हुई है और जाहिर सी बात है ओवर स्टे ऑन 9.20 9.24 चेन लिंक को 9.05 का लो फ्राहम कर सकती है और यहाँ पर इसकी एक नई स्ट्रगलिंग जोन बन सकती है। अब अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो पहले से ही 8.60 थी। ये देखें 1 2 3 4 5, फिलहाल चार्ट के अंदर ये 5 सपोर्टें दिखाई दे रही हैं, तो इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। फर्दर बेटरमेंट के लिए 9.38 तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर तभी आएगी जब 9.20 की सपोर्ट यहाँ पर प्रोटेक्ट होती है।
यकीनन यहाँ पर एवेक्स होल्डर को एक बेहतरीन तजर्बा हुआ है दोस्तों, क्योंकि 8.50 इसकी यूनिवर्सल सपोर्ट थी जो पहले से ही ऑन होल्ड थी। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि एवेक्स में इतनी एनर्जी तो मौजूद नहीं है कि ये 10.20 जैसी रेजिस्टेंस हासिल कर सके। अगर करता भी है तो रिजेक्शन यहाँ पर रहेगी। अभी भी 9.62 से एवेक्स हो रहा है रिटर्न दोस्तों। 9.45 से 9.55 की रेजिस्टेंस ना मिल पाने की शक्ल में हम 9.15 और 20 का रिटर्न देख सकते हैं। टाओ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों जो रेजिस्टेंस मौजूद थी वो 312 से लेकर 315 की थी, वो तो यहाँ पर हासिल हुई ही हुई है। इसके साथ टाओ ने एक नया हाई यहाँ पर चिपका दिया है 347.50 का, और अभी के लिए कहीं भी कोई रिजेक्शन नहीं है। जब तक 355 जैसी रेजिस्टेंस नहीं मिलती, यहाँ पर टाओ के रिवर्सल होने के चांस रहेंगे तकरीबन 60%। यानी कि 355 से रिजेक्शन के बाद या 350 से भी 340 से 338 एक नॉर्मल बिहेवियर रहेगा। 3.05 एक ऐसी सपोर्ट थी जहां पर यूनिस्वैप के होल्डर्स ने सुख का सांस लिया कि वहां पर इन्हें एक सपोर्ट मिली, और आज के दिन हमने देखा दोस्तों कि यूनिस्वैप 3.32 का एक नया हाई लगाकर यहां पर हो रहा है रिजेक्ट। यहाँ पर यूनिस्वैप को अभी भी 3.35 से 3.45 की रेजिस्टेंस दरकार होगी। मान लें कि हम 3.30 भी ना हासिल कर पाए तो यूनिस्वैप नॉर्मली 3.20 से 3.18 का यहाँ पर रिवर्सल ले सकता है। सो गाइस अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, और बीटीसी ने यहाँ पर एक मरतबा फिर से 65,000 को पीछे छोड़ दिया और उस सपोर्ट को मिल गई है और ज़्यादा एनर्जी इस एतबार से कि चले मार्केट में सीज़फायर की खबरें आईं। खैर अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कि मार्केट 68,700 को प्रोटेक्ट करते करते 69,500 तक पहुंची, और यही वो लेवल था जो इसे 71,000 तक लेके आ सकता था। अब 71,000 तो आपने देखा ही, लेकिन मार्केट 72,772 का हाई लगाकर अभी रिजेक्शन मोड में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन याद रहे, जहां रिजेक्शन ना हो वहां पे करेक्शन होती है, तो अभी यहां पर स्ट्रगल ऑन है। मैं समझता हूं कि जहां पर भी मार्केट ने 71,000 को ब्रेक किया, एकदम से ये जो प्रेशर मार्केट में है वो सारे का सारा 70,000 की तरफ माइल हो जाएगा। सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए ज़रूरी है कि आज के जो यूएस इकोनॉमी के डाटास हैं उनका वेट किया जाए। याद रखिएगा कि मैं स्टार्ट में आपको बताना भूल गया क्योंकि ख़बरों का लोड बहुत ज़्यादा था। आज बहुत ही अहम दिन है डाटा के एतबार से, यानी कि कुछ ऐसी अपडेट्स जो जर्म पॉल आकर देंगे अपने स्पीक्स के थ्रू, यानी कि उनके मिनट्स रिलीज़ होंगे। और आप चाहते हैं कि अगर आपको फौरी तौर पे उसकी अपडेट मिल जाए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फौरी वेरीफाइड न्यूज़ हासिल करने के लिए। तो दोस्तों अब यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि अपर लेवल्स कौन से हैं। पहले के चार्ट तो आप जानते हैं कि 72 तक इसकी रसाई थी। अब यहाँ पर 71,800 से लेकर 72,500 ही है जो एक नए ब्रेकआउट की दावत देता है, जो 73,500 तक हो सकता है। ये बताती है दोस्तों हिस्ट्री। ये देखें, ये मैंने इनको एक्सपेंड कर दिया है ताकि आप उस लेवल को अच्छे तरीके से समझ सकें। ओके, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेडो 73,000 तक ही लेके जा रहा है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि इथेरियम ने भी एक बेटर परफॉर्मेंस दी। इसकी जो सेफ जोन थी इसने उसको भी प्रोटेक्ट किया। 2095 से लेके 2120 को इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस देने के बाद हमें 2273 की एक नई अप्रोच यहाँ पर दी है। एनीवे 2200 को तो हम पहले से ही कंसीडर कर रहे थे और अभी के लिए 2250 इसकी सपोर्ट है, ये बिल्कुल नहीं है। याद रहे कि जब नई सपोर्टें बनती हैं उस पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अब टॉप लेवल पे जाके स्ट्रगल हो रही है। निचला लेवल भूलिएगा मत, 2050 ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ओके, ये हिस्ट्री हमें बताती है। ओके, 2050 2250 दोनों में एक बड़ा फ़र्क है। 2250 के ब्रेक होते ही हम 2210 और 2215 की तरफ लपक सकते हैं। और अपर लेवल के लिए स्ट्रगल चाहिए 2275 से 80 की, और फिर जाकर के वक्ती तौर के लिए 2320-30 देखने को मिल सकता है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।